नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है बेसिकली यूपीएससी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम फिलॉसफी ऑप्शनल ले रहे हैं, हम किस-किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं? क्या तरीका रहेगा उत्तर लिखने का? पैटर्न क्या रहता है? कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर इसमें कहा गया है कि आप खुद के थॉट्स नहीं लिख सकते हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं कि यहाँ पर संस्कृत के श्लोक लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि इसकी सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती है। कुछ टीचर्स का ये मानना है सर कि जितना वर्ड लिमिट है उतना ही लिखना है। कुछ टीचर कहते हैं कि इंडियन को वेस्टर्न के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे या लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे वरना मार्क्स नहीं मिलता है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि सब्जेक्ट ही बेकार है। ठीक है? तो अलग-अलग, अलग-अलग तरह के थॉट्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उनसे दूर करने की। फिलॉसफी को लेके अगर आप एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फिलॉसफी को लेके भ्रांतियाँ बहुत हैं, डाउट्स बहुत हैं। हमें लगता है फिलॉसफी एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं आते हैं। इसे रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है इसे। हुँ? जो लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं वो सोचते हैं कि हम दिल्ली जाएँगे, खर्चा बहुत हो जाएगा। तो इसे गाँव में जो अवेलेबल सब्जेक्ट है हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट। तो मैं कोशिश करूँगा ये सारे डाउट्स दूर करने की। सबसे पहला डाउट मैं दूर करना चाहूँगा आप सभी का, जो लोग फिलॉसफी लेना चाहते हैं या ले चुके हैं। हुँ? दोनों बच्चे हैं अपने सामने। वो जो अभी फ्रेशर हैं, जो चाह रहे हैं कि सर मैं ऑप्शनल क्या लूँ? एक वो बच्चे जो चाह रहे हैं कि सर मैंने फिलॉसफी ले तो लिया है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ? देखिए, पहली बात तो यही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वही अच्छा होता है, जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी हो, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप अच्छी है, जिस सब्जेक्ट में आपके थॉट्स अच्छे हैं, जिस सब्जेक्ट का आप प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसका आपका एक्सप्रेशंस जो है उसको लिखने के बहुत अच्छे हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिलॉसफी हो। तो पहले खुद को टटोलिए आप कि आपको कौन-सा ऑप्शनल लेना है। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या मैंने एक देखी, हम नेट पे जाते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब जगह से चेक करते हैं। कौन-सा सब्जेक्ट है जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। अब उसमें हाईएस्ट मार्क्स ढूँढने से आपको क्या फ़ायदा? लेकिन ये हमारी मानसिकता है कि साहब मैंने सर्च किया, सर्च में मालूम पड़ा कि जो है मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल संस्कृत में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आपने संस्कृत पढ़ लिया, ऑप्शनल ले लिया, मालूम पड़ा संस्कृत का टीचर नहीं था, संस्कृत का कोचिंग नहीं था और एग्ज़ाम में फेल हो गए। नहीं, ये है वेस्टेज ऑफ टाइम, 2 तरीके से। पहला, जब आपने सर्च किया नेट पे, वो आपने टाइम वेस्ट किया। दूसरा, आपने उसको पढ़ाई किया, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ये भी आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। आप अपने इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए, आपको किस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना है दैट्स इट। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, एक बस आपके सामने खड़ी है या एक ट्रेन आपके सामने खड़ी है और आपसे कहा गया है कि जो ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठता है, वो जल्दी मंजिल पर पहुँचता है और सभी लोग उस सामने वाली सीट पर बैठने की लड़ाई कर रहे हैं। जबकि लॉजिक ये कहता है कि बस तो पूरी एक साथ चलेगी, चाहे पीछे वाली सीट वाला व्यक्ति हो, चाहे आगे वाला हो। एक साथ ही दोनों पहुँचेंगे अपने लक्ष्य के ऊपर। तो आप देखे-दिखाई या सुनी-सुनाई बातें मत मानिए। हर किसी का नज़रिया अलग है, हर किसी के लाइफ़ का एक्सपीरियंस अलग है। अगर मैं आपको मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस बताऊँगा, तो वो आपकी शायद 1% काम आ जाए, बट 99% आपकी लाइफ़ का खुद का जो एक्सपीरियंस है, वही आपके काम आएगा। आप गाइड ले सकते हैं, आप किसी से मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन का मतलब ये नहीं होता कि जो आपको सामने वाला कह रहा है, उस पर आँख बंद करके चल दें। मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ाता हूँ 2012 से। अगर मैं चाहता तो मैं आपको ये कहता कि भैया देखो फ़िलॉसफ़ी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब्जेक्ट मत लेना, फ़िलॉसफ़ी लेना और पढ़ना हो तो मेरे पास आ जाना। मुझे पैसे देना, काम खत्म, मैं आपको आशीर्वाद दूँगा। नहीं, गलत बात है। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, ये आपको फाइंड करना होगा, ढूँढना होगा।
अगर आपको लगता है कि सर मैंने मैथ्स पढ़ी है कई सालों तक और मुझे लगता है कि मैथ्स में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो बात खत्म। आप मैथ्स के लिए बने हैं, आपको मैथ्स में ही आगे बढ़ना है, दैट्स इट। ना ही तो आपको फिलोसोफर बनना है, ना ही आपको मैथमेटिशियन बनना है, ना ही आपको फिजिसिस्ट बनना है। आपको सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना है और ये सिर्फ माध्यम है। इस रास्ते पर गुजरते हुए हमें यूपीएससी क्रैक करना है। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जब आप जॉब में चले जाते हैं, तो फिर आपका निर्णय है कि आप दार्शनिक बनना चाहते हैं, आप गणितज्ञ बनना चाहते हैं, आप एक फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं कि साहब साइड में मेरा इंटरेस्ट था, मैं इसको भी डेवलप कर रहा हूं, ये एक अलग चीज है। अभी की परिस्थिति ये है कि आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, दैट्स इट। मुझे जयपुर से दिल्ली पहुंचना है, चाहे मैं ट्रक में बैठ के जाऊं, चाहे मैं ट्रेन में बैठ के जाऊं, चाहे मैं बस में बैठ के जाऊं, चाहे मैं प्लेन में बैठ के जाऊं, फर्क पड़ेगा समय का। सब गाड़ियां अलग अलग समय पर पहुंचेगी, लेकिन मंजिल सबकी एक है। इसी तरह से हर ऑप्शनल का, किसी का सिलेबस बड़ा है, किसी का सिलेबस छोटा है, किसी में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, किसी में आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, किसी में समय ज्यादा लगेगा तैयार करने में, किसी में कम लगेगा, लेकिन डेस्टिनेशन जो लक्ष्य है सभी का एक है, यूपीएससी पास करना। तो पहली बात, अगर आप फिलॉसफी भी ले रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहली बात, क्या इस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। दूसरी चीज, क्या इस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं। थर्ड, मुझे इस सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो विदाउट इंस्टीट्यूट मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हम सबसे पहले ही तैयारी करने से पहले ही हम इंस्टीट्यूट पर निर्भर हो जाते हैं। हमारी डिपेंडेंसी हम उस पर बांध देते हैं। इंस्टीट्यूट वाला पढ़ाएगा वही हम पढ़ेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। गलत बात। पहले आप खुद को तैयार कीजिए, पहले आप बेसिक नॉलेज घर से उठा कर लेके आइए। उसके बाद जब आप इंस्टीट्यूट में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आउटपुट डबल हो गया है। अभी हम एकदम खाली कागज की तरह इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इंस्टीट्यूट वाला कुछ भी लिख देता है और हम खुद कुछ भी पढ़ लेते हैं। अगर आप मेरे पास भी आते हैं तो ये चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले मान लीजिए हम भी हैं। अगर आपने पहली बार फिलॉसफी पढ़ा है और पहली बार आप मेरे पास आ गए तो आपके अंदर सिली क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो क्यों ना पहले आप 2 महीने चीजों को समझें, पढ़ें, उन्हें सर्च करें, इधर देखें उधर देखें, उसके बाद आप मेरे पास आए, सर मैंने ये सब चीजें पढ़ ली है, अब आप क्लास लीजिए। तो अब आपको सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगा। तो स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और इसके गाइडलाइन मेरे पास क्या है, कौन गाइड करेगा, विदाउट इंस्टीट्यूशन। अगर ये चारों चीजें आपको किसी भी सब्जेक्ट में मिल जाती है, दैट्स इट, वो सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अदरवाइज उम्मीद कीजिए कि अभी 2-3 महीने और लगाने पड़ेंगे, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लूं। दूसरी बात, हम मानते भी किसकी हैं, या तो वो जिन्होंने टॉप किया है एग्जाम और जिनका इंटरव्यू अखबार में छपता है या अलग अलग जगह पर इंटरव्यू आता है, हम उनकी मान लेते हैं। भैया पिछली बार ज्योग्राफी के बच्चे ने टॉप किया था, मैं भी ज्योग्राफी लूंगा। भैया पिछली बार साइकोलॉजी के बच्चे ने टॉप किया था, मैं भी साइकोलॉजी लूंगा। अरे भैया, उनका रास्ता अलग था, उनका घर का माहौल अलग था, उनका आसपास का सर्कल अलग था, उनका जो रोजमर्रा का जिंदगी है उसका कंडीशन अलग था। आपकी जिंदगी का कंडीशन अलग है। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कभी किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आप यूनिक हैं और जो टॉप किया है वो यूनिक था। आप दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कॉपी करने के रिवाज को खत्म कर दीजिए, कॉपी मत कीजिए। हाँ, आपका भी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है और जो टॉपर था वो भी ज्योग्राफी से थे, तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो गया। लेकिन आप अभी खाली हैं, आपको पता ही नहीं है क्या ऑप्शनल लेना है, टॉपर के इंटरव्यू देखे और ऑप्शनल ले लिया। ऐसे ऑप्शनल नहीं चूज किए जाते हैं, ये आपके फेलियर का कारण है बहुत बड़ा। ऑप्शनल चूज करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। आप खुद को चेक कीजिए, मुझे क्या लेना है। आपने ऑप्शन ले लिया, फिलॉसफी मान लीजिए आपने ऑप्शनल ले लिया। अब डाउट आता है, सर हमें तो ये कहा गया है कि इसके अंदर आप अपने थॉट्स नहीं लिख सकते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखिएगा। जो लोग ये बात करते हैं
मैं उन्हें खुला चैलेंज देता हूं कि आप इसे प्रूफ करके दिखाएं। एक बुक का राइटर जो बातें लिख रहा है, वो थॉट्स उस राइटर के हैं। वो थॉट्स किसी फिलोसफर, बुद्ध के, जैन के, महावीर के, चारवाक के, कपिल के, जैमिनी के, शंकराचार्य के, रामानुज के, चैतन्य के, वल्लभ के थॉट्स होंगे। बट उस राइटर ने या उन राइटर्स ने, जितने भी राइटर्स ने ये बुक लिखी है, उन्होंने अपने थॉट्स को वहां मिक्स किया है, क्योंकि ये फिलॉसफी का ब्यूटी है, ये फिलॉसफी का कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर मैं कहूं ये मैंडेटरी प्रोसेस है फिलॉसफी का, कि फिलॉसफी में एक टॉपिक को देखकर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बुक्स के अंदर ही जो या जो प्योरीफाई नॉलेज है बुक्स के अंदर वही हमें आंसर में लिखनी है, तो मैं उन इंस्टीट्यूट को चैलेंज करके कहता हूं कि फिर आप बुक्स मत पढ़ाइए। जब आप बुद्ध दर्शन पढ़ाएं तो आप त्रिपिटक उठा के लाइए जो भगवान बुद्ध ने लिखे थे। जब आप जैन दर्शन पढ़ाते हैं तो आप पूरी की पूरी जिनवाणी की पुस्तकें उठा के लाइए और फिर पढ़ाइए। जब आप सांख्य दर्शन पढ़ाते हैं तो बच्चों को हाथ जोड़ दीजिए कि भैया ईश्वर कृष्ण के अलावा कोई लिटरेचर नहीं है, तो सांख्य दर्शन हम नहीं पढ़ेंगे। जब आप वेदांत पढ़ाते हैं तो कोशिश कीजिए वो 200 की 200 बुक्स आपकी डेस्क पे हो और एक एक बुक्स आप बच्चे को पढ़ाएं। क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। जब आप वेस्टर्न फिलॉसफी में रसल पढ़ाते हैं तो आप जस्ट रसल के थॉट्स को समझाते हैं। रसल की ओरिजिनल बुक्स का अगर आप कलेक्शन देखेंगे तो आप कई सालों में उन्हें खत्म नहीं कर सकते। आपको सिर्फ जब आप फिलॉसफी लिख रहे हैं, फिलॉसफी का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, मैं एक चीज से एग्री करता हूं, हर एक कंसेप्ट का एक पर्टिकुलर थीम होता है। जैसे मैं कहता हूं अनेकांतवाद, तो इसका एक जस्ट एक छोटा सा कॉट है, अनंत धर्मकम वस्तु या अनेक धर्मकम वस्तु। ये कॉट हमेशा हर हर कोई लिखेगा, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अनेक धर्मकम वस्तु, ये आपका और मेरा अलग हो सकता है। आपने दर्शन को अलग तरीके से देखा है, मैंने अलग तरीके से। टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टूडेंट को इस तरह के विचार डेवलप करने की कला सिखाए, ना कि बच्चे को ये कहे कि ये एक पैराग्राफ लिखवा दिया है, कल याद करके आना, एज इट इज सुनूंगा तभी आपका टॉपिक तैयार होगा, वरना टॉपिक तैयार नहीं होगा। मन से कुछ नहीं लिखना है, जो लिखा रहा हूं मैं वही लिख देना। कभी पूछिएगा उन टीचर से कि आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, इसको प्रमाणित कीजिए पहले तो आप, तब मैं इसे याद करूंगा। ये फिलॉसफी है। यहां पर थॉट्स यूनिवर्सल नहीं होते हैं, यहां पर कंसेप्ट एक यूनिवर्सल हो सकता है। अनंत धर्मकम वस्तु सब पढ़ेंगे, लेकिन इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे ये सब अलग अलग हो सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि सर आंसर राइटिंग के अंदर बुकिश नॉलेज लिखनी है, क्या ये सही है क्या? ये बिल्कुल गलत बात है। आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, विचारों का आपको वहां पर प्रदर्शन करना है, आपको अपने विचार उन्हें समझाने हैं कि मैंने क्या समझा है। क्योंकि अगर ये लॉजिक सही होता कि बुकिश नॉलेज ही वहां पर काम में लेनी है, तो आप GS1, GS2, GS3, GS4 के अंदर फिर क्यों अपने मन से लिख रहे हैं और अच्छे नंबर क्यों ला रहे हैं आप कोशिश कीजिए जब आप ज्योग्राफी लिख रहे हैं तो आप किसी बड़े राइटर की जो बुक है उनकी लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन कॉपी करके लाएं और उसे लिख दें, और फिर आप तो टॉप कर जाएंगे। क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसका लेवल चेक कीजिए पहले। ये आपसे एनालिटिकल अप्रोच की बात कर रहा है, विश्लेषणात्मक ज्ञान की बात कर रहा है। विश्लेषण कीजिए चीजों का, थॉट्स का एनालाइज कीजिए, उनका एनालिटिकल अप्रोच के साथ जवाब देने का कोशिश कीजिए। जब मैं कई बार उन टीचर से मिलता हूं जो फिलॉसफी का कॉपी चेक करते हैं आपके आयोग के अंदर, तो कहते हैं यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है। हमने कहा क्या? तो कहते हैं कि यार 90%, 95% बच्चे एक ही जैसा आंसर चिपका के आते हैं। हम कोशिश करते हैं इनमें अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, हमें समझ में नहीं आता। तो हमसे पूछते हैं वो कि यार पूरे इंडिया में कोई एक दो बुक ही है क्या फिलॉसफी का जो सभी लोग उसी को पढ़ते हैं? मैंने कहा सर ऐसा तो हमें भी नहीं पता। तो कहते हैं यार मजबूरी में फिर हम क्या मार्क्स दें आपको? हाँ,
कोई 100 200 500 में से एक कॉपी दिखती है जो थोड़ा अच्छा लगता है, जिसको पढ़ के लगता है कि हाँ यार, ये जो बात कह रहा है बड़ी नई बात है, या हमारे बिरादरी की सी बात है, फिलॉसफी की सी बात है, टच फील हो रहा है इसमें थोड़ा सा। रट्टू रटने वाली बातें नहीं है, रट्टू तोते वाली बातें इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल आंसर लिखा गया है, हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम उनसे भरपूर नंबर देते हैं। कहने का तात्पर्य सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन होगा, उसका एक पर्टिकुलर डिमांड होगा, आपको वो डिमांड पूरा करना है, बात खत्म। इसके ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना। नेक्स्ट, सर संस्कृत का श्लोक लिखना मैंडेटरी है, किसने कहा? अगर लिखते हैं तो आपका प्रश्न थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैं जितना समय श्लोक याद करने में खराब करूंगा, उतने समय में अगर मैं 3 चैप्टर का रिवाइज कर लेता हूं तो मैं चैलेंज करता हूं, उस बच्चे के नंबर ज्यादा आएंगे जिसने 3 चैप्टर का रिवीजन किया है। कितने श्लोक याद करेंगे? कितने? ये यूपीएससी है। यहां पर हर प्रश्न के अंदर अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताओं का वातावरण है। यहां पर क्या पूछा जाएगा आप नहीं बता सकते। जो टीचर 20 साल से मार्केट में बैठा है, जिन टीचर्स ने लाखों बच्चों को पढ़ा दिया है, अगर आप उनसे भी कहेंगे कि सर 5 प्रश्न दीजिएगा और 5 के 5 आने चाहिए यूपीएससी में, वो ये चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब इतनी अनसर्टेनिटी यहां पर है तो आप कितने श्लोक याद करेंगे? 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000, 20,000, कितने? और क्यों याद करूं मैं? लॉजिक क्या है? सर फिलॉसफी संस्कृत बड़ी अच्छी लगती है, ये कौन सा लॉजिक है यार? 4 वार्क जैन और बुद्ध तो संस्कृत को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, कौन सी फिलॉसफी, कौन सी संस्कृत की आप बात कर रहे हैं? जहां आपको याद है वहां आप लिख दीजिए, जहां याद नहीं है तो दिमाग पर दबाव बनाना बंद कीजिए, इजी वे के अंदर आसानी से प्रश्न लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, सर ये डायग्राम बनाना और ये बनाना, इससे मार्क्स कट जाते हैं, तो हमें कहा गया है कि ये डायग्राम वाइग्राम जैसा सिस्टम मत कीजिए, ये सब बेकार है। गलत बात। आपको एग्जामिनर का ध्यान अपनी कॉपी पर खींचना है। आपका टारगेट है कि आप एग्जामिनर को दिखाएं कि सर देखिए मैंने क्या लिखा है, और वो कहे अच्छा ये क्या लिखा है आपने। उनका पूरा फोकस आपके पेज पर, आपके पन्ने पर होना चाहिए। आपने जिस पेपर पे आंसर लिखा है, लाइन टू लाइन आप उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सर देखिए ये मैंने क्या लिखा है, और वो देखेंगे अरे ये तो बड़ा अच्छा लिखा है आपने। वो आपकी कॉपी नहीं पढ़ते हैं, आप उनसे कॉपी पढ़वाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको क्या लगता है लाइन टू लाइन एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक अक्षर देखा जाता होगा? नहीं, आप उनका ध्यान खींचते हैं अपनी तरफ। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर, उत्तर का प्रस्तुतिकरण। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा रहा है, और चित्र बनाना इसी रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भैया सॉरी, यहां आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे जितनी आप समझ रहे हैं। आपको प्रस्तुतिकरण देना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है आप डायग्राम बनाएं, बट आपको स्पेसिफिक, जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो वो इंट्रोडक्शन दूर से दिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन जब आप बॉडी पार्ट लिख रहे हैं, जैसे मान लिया आपने लिखा द कंसेप्ट ऑफ अनेकांतवाद, तो बाकायदा अंडरलाइन किया हुआ हर चीज एकदम शो, मैं देखूं अनेकांतवाद, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनेकांतवाद, इंपॉर्टेंस ऑफ अनेकांतवाद, क्रिटिसिज्म ऑफ अनेकांतवाद, ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन। तो ये एक एक चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तब मजा आता है देखने में। तब एग्जामिनर एक फ्लो चेक करता है, बच्चे ने क्या क्या लिखा है, अनेकांतवाद ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन, हाँ ठीक है, ओके। लेकिन आप उसे मजबूर नहीं कर पाते हैं, आप उन्हें मजदूर बना देते हैं। सर एक एक लाइन चेक कीजिएगा, मुझे खुद को नहीं पता मैंने कहा क्या लिखा है। एग्जामिनर को मजदूर मत बनाइए, ठीक है।
आप उनको रिप्रेजेंट ऐसा कर दीजिए कि उन्हें ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। हर चीज क्लियर दिखनी चाहिए। अभी समस्या क्या होता है, हम सब कुछ मिलाकर रख देते हैं। आपकी ही कॉपी में 2012 से मैं तो ये काम कर रहा हूँ, आप ही की कॉपी में आपसे पूछता हूँ ना कि भैया आपने इंपॉर्टेंस कहाँ लिखा है, तो आप कहते हैं इंपॉर्टेंस सर 1 मिनट रुकिए पढ़ के बताता हूँ। आप खुद पढ़ने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को नहीं पता इंपॉर्टेंस मैंने कहाँ लिखा है। ये नहीं होना चाहिए। जब आपको खुद को कॉपी पढ़ने में असुविधा हो रही है, तो वो एग्ज़ामिनर जो इतने बड़े ओहदे पर अभी विराजमान हैं, जिनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, उन्हें तो बहुत तकलीफ आएगी और तकलीफ उन्हें आए, ये उन्हें भी पसंद नहीं है। सीधी-सी बात है। आज जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाहे रेस्टोरेंट छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वहाँ पर आपको जो खाना सर्व किया जाता है, उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक प्रस्तुतिकरण होता है। पहले पानी लाया जाएगा, फिर सैलेड लाया जाएगा, उसके बाद सब्जियाँ लाई जाएगी, फिर रोटी लाई जाएगी, उसके बाद आप अगर आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए वो लाया जाएगा, छाछ लाया जाएगा, एंड में आपको ये स्वीट डिश दिया जाएगा। ये एक पैटर्न फिक्स है। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए। आप खाना खाने बैठे और आपको मिठाई दे दी। आपने कहा ये क्या है? भैया मिठाई बाद में खाएँगे। अब मिठाई आप खा रहे हैं 2 घंटे बाद, उसने रख दी 2 घंटे पहले, तब तक उसके ऊपर मक्खियाँ आ गई, अपना हनीमून मना के चली गई, सब कुछ हो गया वहाँ पर, मच्छर, मक्खी, कीड़े-मकोड़े सब घूम-घाम के चले गए, सबका बर्थडे पिकनिक बन गया, अब उसको आप खा रहे हैं। खाएँगे? नहीं खाएँगे, फेंक देंगे। इतनी अच्छी डिश फेंक दी, क्यों? क्योंकि ये गलत समय पर लाई गई है। सेम एज़ आंसर के अंदर जब सही चीज़ को गलत टाइम पर रिप्रेज़ेंट किया जाता है, तो वो नेगेटिविटी दिखाता है आपकी। प्रस्तुतिकरण का खेल है सारा। और इसी के लिए आप डायग्राम का यूज़ करते हैं, तो ये अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाता है। आपकी कॉपी आकर्षित करती है एग्ज़ामिनर को। साहब देखिए इस पेज में डायग्राम है, तो वो ऊपर-नीचे सब कुछ देखते हैं। यार इस कॉपी बड़ी अच्छी लग रही है बच्चे की यार, अलग है थोड़ी-सी। सिंपल। नेक्स्ट पूछा गया कि सर ये जो फिलॉसफी है क्या सेल्फ तैयार नहीं हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। जब 2012 में हमने यूट्यूब पे पहला चैनल बनाया था टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन फिलॉसफी का, हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई बहुत बड़े चैनल हैं और हमारे लाखों करोड़ों लोग हमारे पास हैं, कुछ नहीं। 2012 से मेरी एक ही फिलॉसफी रही है कि मुझे जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए, मुझे मेहनती स्टूडेंट चाहिए। अगर आज से 50 साल बाद भी, मेरे मरने के बाद भी इस चैनल पर अगर 10,000 लोग भी हुए, 5,000 लोग भी हुए, तो मुझे संतुष्टि होगी कि एक जेन्युइन व्यक्ति, जेन्युइन स्टूडेंट यहाँ पर है और अपनी नॉलेज ले रहा है। जब 2012 में हमने लॉन्च किया था चैनल, उस वक़्त फिलॉसफी जैसा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट यूट्यूब पर नहीं था, पहली बात। 2015-16 के बाद 1-2 चैनल आना शुरू हुए। बहुत सारे चैनल बंद हो गए, बहुत सारे आ गए। हम सर्वाइव करते रहे, करते रहे, करते रहे, आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और आगे तक सर्वाइव करते रहेंगे क्योंकि हमारा काम है फिलॉसफी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे इतना यकीन है। तो अब मुद्दा क्या है? क्या सेल्फ तैयारी किया जा सकता है क्या? हाँ। 2012 तक नहीं किया जा सकता था, 2015 तक भी थोड़ा-सा इम्पॉसिबल था। आज के टाइम में फिलॉसफी को घर पर बैठकर तैयार किया जा सकता है। दुनिया भर का कंटेंट गूगल के ऊपर उपलब्ध है। यूट्यूब पे हमारे जैसी बहुत सारी अच्छी-अच्छी क्लासेस उपलब्ध है। मतलब हमसे भी बहुत अच्छी-अच्छी, हम ये नहीं कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं। हमसे भी बहुत अच्छी-अच्छी क्लासेस उपलब्ध है, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देखा जा सकता है। हमारे खुद के चैनल पर 800 से ज्यादा मोर देन 800 क्लासेस हमने अभी तक पब्लिश कर दी है यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी की। अगर एक यूपीएससी का जेन्युइन बंदा यहाँ पर आके सर्च करता है फिलॉसफी, चारवाक, जैन, बुद्ध, ये वो, उनको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सेम एज जब आप चारवाक डालते हैं तो हमारे जैसे 10 और चैनल खड़े हो जाएंगे यूट्यूब पर। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको देखिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। बट हाँ, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद आप किसी सीनियर को, किसी प्रोफेसर को या किसी इंस्टीट्यूट में जाके एक बार खुद का मूल्यांकन ज़रूर कर लें कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरा लेवल क्या है, अब मेरा स्तर क्या हो चुका है फिलॉसफी के अंदर, और उसके बाद बात खत्म। तो आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है, घर बैठकर ही आप फ्री में ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है? फिलॉसफी आसान है या मुश्किल है, ये यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। जिन्हें समझ में आती है, उनके लिए बहुत आसान है, जिन्हें समझ में नहीं आती है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। मार्क्स कैसा आता है? जैसा आप आंसर लिखेंगे, मार्क्स वैसा ही आएगा।
टॉपर का मार्क्स हाईएस्ट कितना था, उससे आपको कोई फायदा नहीं है। कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं। निर्णय आपका है। मिथ्याओं से दूर रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। ये फिलॉसफी है, आपको थोड़ा सा लॉजिकल बनाता है। ये फिलॉसफी है, थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर देगा आपको सच में ज्ञानी बनाने की कोशिश करेगा। प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप फिलॉसफिकल माइंड से आगे बढ़ते हैं तो शायद आप एक बेहतर आप अधिकारी बन सकते हैं। क्योंकि दुनिया में फिलॉसफी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ को चेंज कर देता है, आपके थॉट्स को चेंज कर देता है। ज्योग्राफी पढ़कर आप ज्योग्राफर तो भले ही ना बने, लेकिन फिलॉसफी पढ़कर आप फिलॉसफर जरूर बन जाते हैं। ये मेरी चैलेंज है। ठीक है, तो भ्रांतियों से दूर रहें और आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में अफवाहें, मिथ्या, भ्रांतियां, इनसे दूर रहें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद।